अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24 न्यूज HD पर आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी मेजबान रमशा कंवल। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्क लेन फ्लैट्स जो हैं वो कब खरीदे गए। BBC की अभी हालिया रिपोर्ट आई है जिसने तहलका मचा दिया है और एक और सनसनीखेज इंकशाफ उसमें हुआ है और ये कहा गया है कि जो BBC उर्दू को दस्तावेजात जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें 1990 की दिहाई में ये 4 फ्लैट्स नेस्कोल और नेल्सन के नाम पर ही खरीदे गए हैं और इन दोनों कंपनियों की मिल्कियत का एतराफ वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज कर चुके हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि पनामा लीक्स में सामने आने वाली दोनों कंपनियां नेल्सन और निकोलसन, जिन्होंने दोनों लंदन के महंगे तरीन मेफेयर फ्लैट्स पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ की फैमिली के जेर तसर्रुफ फ्लैट्स 1990 की दिहाई में खरीदे गए थे और इसके बाद से अभी तक इन फ्लैट्स के जो डॉक्यूमेंट्स BBC के मुताबिक उन्हें मौसूल हुए हैं और उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है, यानी वो 1990 की दिहाई में ही खरीदे गए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी केस में अपने जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे उसमें यही कहा गया था कि ये फ्लैट्स 1990 की दिहाई में खरीदे गए हैं, लेकिन उसके बाद जब हुकूमती मौक़िफ़ आया तो उन्होंने 2006 का जिक्र किया और कतरी शहजादे का खत भी सामने आया। तो जानते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। BBC की रिपोर्ट आने के बाद आखिरकार क्या पनामा के मामले में नया रुख इख्तियार करेगा और BBC की इस रिपोर्ट को भी कंसिडर किया जाएगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे कराती चलूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुझे ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शौकत बसरा साहब अब से कुछ ही लम्हों में हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगी शौकत यूसुफजई साहब की जानिब में बढ़ूं। शौकत यूसुफजई, जिस तरह से हम बात कर रहे थे बार बार और आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दस्तावेजात जमा करवाई गई थी उसमें 90 की दिहाई का ही जिक्र था कि 1996 के बाद ही फ्लैट्स खरीदे गए। अभी BBC की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें यही कहा गया है। अब आप लोगों का क्या मौकिफ होगा अदालत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रमशा, बात ये कि ये इस तरह है जैसे सामने हाथी खड़ा है और कोई कहे आपसे कि इसको साबित करो ये हाथी है कि नहीं है। अब सारी चीज़ें सामने हैं, फ्लैट्स मौजूद हैं, कंपनियां मौजूद हैं, उनके नाम मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तारीख मौजूद है, लेकिन अब ये कहते हैं कि नहीं ये तो हमने 2006 में खरीदे। अब सारी चीज़ें, अब चलो BBC तो हमारी नहीं है ना, ये पनामा लीक्स तो हमने नहीं बनाई थी, तो सारी चीज़ें अब ये जो है ना, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो अखलाकी कदरें हैं, या मैं ये कहूँगा कि उस पर होना चाहिए था कि एक अखलाकी तौर पे भी इनको अपने आप को साफ करना चाहिए था जब अगर ब्लेम आ गया था। लेकिन बदकिस्मती है कि पहले इन्होंने कहा कि जी आप कोर्ट्स में आ जाएं, हम सबूत देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की थी पार्लियामेंट के अंदर, जब हम कोर्ट चले गए तो कहते हैं जी आप साबित करो। भाई हमने तो कह दिया ना कि आपके जिम्मे ये फ्लैट्स हैं, आपने कहाँ से खरीदे, जवाब आप दे दे। आपने कहा था कि मेरे पास सबूत है, मैं जवाब दूंगा और कोर्ट्स में जाके दूंगा, पार्लियामेंट में खिताब में कहा था। तो कोर्ट्स में हम चले गए, अभी इनके पास कतरी शहजादे के खत के अलावा इनके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो ये तो इस तरह तो नहीं हो सकता है कि इनका अगर ख्याल है कि ये थोड़े अरसे तक चलेगा और अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये दस्तावेजात जमा करवाई जिसे कहा गया था कि नाकाफी है, हमारे पास वजीर आजम बच्चों के कुछ बयानात हैं, वजीर आजम साहब के बच्चों के, हुसैन नवाज ने क्या स्टेटमेंट दिया, नवाज ने क्या स्टेटमेंट दिया, पहले जरा वो सुनते फिर रमेश कुमार साहब की जानिब बढ़ेंगे, जरा प्ले कीजिएगा। But do you know who owns the flat living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm renting on a rent basis, which comes from every quarter from Pakistan. वो कहते हैं कि मेरी 5 प्रॉपर्टीज हैं या 6 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन में। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्क लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज। जिस तरह से आपने बयानात सुने कि मरियम नवाज कहती हैं कि वो उनकी कोई प्रॉपर्टी ना ही मुल्क से बाहर है और ना ही मुल्क के अंदर है और वो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ रहती हैं। उसके बाद हसन नवाज साहब कह रहे थे कि ऑफशोर कंपनीज को ओन करते हैं और उन्होंने नेल्सन और निकोलसन का भी नाम लिया।
रमेश कुमार साहब, जब शवाहिद पीछे से मौजूद हैं, बीबीसी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, आप लोगों ने अदालत में आप लोगों के वकला की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दस्तावेजात जमा करवाए गए थे जिसमें 1990 की दहाई का ही जिक्र था, उनको बड़ा चैलेंज किया जा रहा था। बार बार रहनुमा आते थे और बाहर आकर चैलेंज करते थे, मीडिया पर गुफ्तगू की जाती रही थी। तो अब बड़ा एक तजाद और इबहम पैदा हो गया और बीबीसी की रिपोर्ट के आने के बाद, क्योंकि उसने वो दस्तावेजात शेयर कर दिए जिसमें हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि उसमें हुसैन नवाज का नाम लिखा हुआ है और उसमें जो एड्रेस दिया गया है कंपनी का, कंपनी के दस्तावेजात में, वो पार्क लेन फ्लैट्स का ही है। शुक्रिया रमशा। पहली चीज़ तो ये कि मेरे भाई ने जो बात की कि इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये इल्ज़ाम एक लगा हमारे प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर ने कौम के सामने भी ये कहा, असेंबली में भी ये कहा कि भाई मैं हर तरीके से इसको क्लियर करने के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। और इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम 9 महीने पहले ही चले गए थे, मगर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। शौकत साहब भी, उनके लीडर भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा है, इतने दिन इनके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, जिन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जो आज बीबीसी की आप बातें कर रही हैं, या उससे पहले जो इमरान खान पहले जो बातें करता था, फिर 3 जनवरी को जो बातें की हैं, किसी भी चीज़ में 5 जजों को वो सेटिस्फाई नहीं कर सका है कि ये प्रॉपर्टियाँ 90 से है, 93 से है या 96 से है, कहीं पे भी वो सेटिस्फाई नहीं कर सका है। और ये दलाइल आपने रोज़ाना अपने प्रोग्राम में डिस्कस किए कि इमरान खान वो चीज़ें साबित नहीं कर सका। अब है हमारे ऊपर, आज आपने तो मुझे आप जो इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जजेस ने रिमार्क किए परसों समाअत के बाद, और उन्होंने ये कहा, रमेश कुमार साहब रुकिएगा, उन्होंने ये कहा कि वजीर आज़म, जब आपके वकला की जानिब से कहा गया कि वजीर आज़म की जिंदगी खुली किताब की तरह है, तकरीर का भी जिक्र हुआ, तो ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि खुली किताब की तरह तो है लेकिन कुछ सफात मिसिंग है, कुछ इबहम की बातें की जा रही हैं। आपने वजीर आज़म की तकरीर का जिक्र किया तो मुझे वो कतरी शहजादों का खत याद आ गया। वजीर आज़म ने तो अपनी तकरीर में कतरी शहजादों का जिक्र ही नहीं किया। देखें, पहली चीज़ ये कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के अंदर हर चीज़ डिटेल में नहीं होती है। अब जब डिटेल एक शुरू हो गया है जवाब, तो प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये कदरी, वो पूछा जाएगा जिसके नाम से वो प्रॉपर्टियां हैं। आज मखदूम अली खान जो जवाब दे रहा है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जवाब दे रहा है, मगर जब बच्चों की बात आएगी तो बच्चों की तरफ से भी उनके वकला हर चीज़ का डिटेल जवाब देंगे कि क्या इसके अंदर कैसे 2006 में परचेज की गई। अगर आपने मरियम की चीज बताई कि मेरी नहीं है, तो हसन नवाज भी क्या कह रहा है, वो भी ये कह रहा है कि ट्रस्ट डीड के थ्रू मेरी बहन के पास है और बिल्कुल मैं उसका मालिक हूं। बात यह है कि कन्फ्यूजन कहां पे आती है, कन्फ्यूजन है नहीं, कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि ये चीजें 90 से है, 93 से है, जो ये साबित नहीं कर सके। अब हमारे ऊपर है कि हम अगर कह रहे हैं कि 2006 से है, तो हम 2006 से आपको साबित करके दे रहे हैं कि भाई 2006 से। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ज्वाइन कर लिया। बसरा साहब, रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री उठाकर देखें तो उसमें भी 90 की दहाई का जिक्र किया जाता है। फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दस्तावेजात जमा करवाई अदालत में, उसमें भी 90 की दहाई का जिक्र है। तो फिर कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है और कंफ्यूजन कहां से आ रहा है? फिर रमशा, शाही खानदान और उनके दरबारी सिर्फ सच बोल रहे हैं, बाकी पूरा जहान झूठ बोल रहा है। और रमशा, मुझे तो आप लोगों की परेशानी देख देख के मैं तो खुद परेशान हो जाता हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं मियाँ साहबान के लिए? और मियाँ साहबान के खिलाफ कुछ नहीं होना, जहां जहां से मर्जी सबूत ले आए। ये तो मियाँ साहबान के खिलाफ आज तक अगर तो कुछ हुआ है तो आप परेशान हो। अच्छा मुझे बताइए, पनामा लीक्स जब आ गई, क्या अभी तक पनामा लीक्स के खिलाफ मियाँ नवाज शरीफ और इन्होंने किसी ने हद की हद का दावा किया है? भाई ये तो ओपन एंड शट केस है। जब इन्होंने तस्लीम कर लिया, इतराफ जुर्म कर लिया, उसके बाद पता है क्या होता है, जब चूंकि ये तो मियां नवाज शरीफ वजीर आजम है और इसलिए अभी तक जेल में नहीं गए, 50,000 की चोरी को कर लेता है। जब वो मान जाता है तो फिर थाने में ना इतना बड़ा चित्र पड़ा होता है, वो थानेदार पकड़ता है और उसको कहता है माल बरामद करवाना है। यहां पर जो 50,000 चोरी वाले हैं वो बेचारे जेलों में पड़े हैं, जो अरबों खरबों के लूट मारी है। कोई वजीर आला पंजाब बैठा है। लेकिन थोड़ा सा अपने लैंग्वेज का ख्याल रखिए। रमशा मेरी बात सुन ले, सियासत बहुत हो चुकी है। रमशा सियासत की बात नहीं है, रमशा सियासत की बात नहीं है, रमशा ऐसे अच्छा बताए, रमशा सियासत की बात नहीं है। मुझे तो अफसोस इस बात पे होता है, क्या पाकिस्तान में जो गरीब हैं, जो जिन बेचारों का कोई सुनने वाला नहीं है, क्या इंसाफ के दौरे में आ रहे हैं? मैं सिर्फ बात ये कहना चाहता हूं
कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ये खानदान ऐसे कतरी खानदान है, ऐसे सऊदी और लबनानी शहजादे हैं कि ये काबू नहीं आते। बाकी अगर हमारा वजीर आजम होता तो अब तक उसको फांसी दे चुकी होते। अगर हमारा वजीर आजम डॉन लीग्स में होता तो उसको पता नहीं क्या क्यों गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता। यहां पर पाकिस्तान में अजब कानून है। रमेश कुमार साहब, आप क्या कहेंगे? ऐसा मुकद्दस खानदान है जिसने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। मैं ये कहूंगा, की जाती रही। मैं आपको एक सजेशन दूंगा और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि शौकत बसरा साहब को तकलीफ नहीं दिया करें। उसका एक अच्छा सा फोटो लगा के उसकी रिकॉर्डिंग जो है ना, हर प्रोग्राम के अंदर सेम रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग ही आप चला लिया करें अपनी कबर में जाना है, रिकॉर्डिंग कबर काली कर रहे हैं। जहाँ पे भी आते हैं, कबर में जाना है, कबर काली कर रहे हैं। जहाँ पे भी आता है, सालों के ऊपर लड़ाई है, क्लैरिफिकेशन दे दें आप अपनी तरफ से। जहाँ पे भी आता है वही पुरानी रमेश जाने दो यार, ये अगले सांस का पता नहीं आना है कि नहीं आना। क्यों मियां सबान के लिए अपनी कबर काली कर रहे हो यार? आप मेरी शौकत बसरा साहब, मुझे देखें, मुझे तो पहली चीज़ ये कि कब्र में नहीं जाना है, मुझे खुदा के पास ज़रूर जाना है और मुझे कब्र में नहीं जाना। मगर दूसरी चीज़ ये कि मैं वही काम करता हूँ जहाँ पे मेरा दिल मुतमिन होता है। आप खुद को सारा पता है, पूरी दुनिया झूठी है और आप लोग सच्चे हैं। चलो पूरी दुनिया ठीक है, बसरा साहब और रमेश साहब बीबीसी झूठी, मेरे ख्याल से अगर आप अपनी बारी पे बात करना तो अच्छा है। रिकॉर्डिंग लगा लो। और बसरा साहब ने कहा है अभी, रुकिएगा रमेश कुमार साहब, रुकिएगा, बसरा साहब रुकिए, ऐसे गुफ्तगू नहीं हो सकती। शौकत यूसुफजई साहब, जिस तरह से अभी बसरा साहब ने कहा कि जितने भी सबूत ले आएंगे शाही खानदान के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल तो कहीं अब लो नहीं हो जाएगा? या बीबीसी की रिपोर्ट आने के बाद एक एविडेंस आपके लिए और एक प्लस पॉइंट और ऐड हो गया आज? देखिए, मेरे ख्याल से हम पहले भी हमारा केस मजबूत था, आज भी मजबूत है। फैसला जो भी आया उससे हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन अवाम को पता चल गया है कि जिन हुक्मरानों पे उन्होंने तकिया किया था उन्होंने ही उनको लूटा है। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ अब तो मीडिया का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना मजबूत है कि मेरे ख्याल से घर घर में टीवी चैनल लगे हैं और लोग सुनते हैं। तो ये तो हर बच्चे की समझ में आ गई है कि मुल्क लूटा गया है और किसने लूटा है सबको पता है। ये चीज़ें आप देखें, तारीख आगे करो पीछे करो कि किसका खत ला के दो, इससे अब बात नहीं बनेगी। अब हिसाब देना पड़ेगा। अब जो आइंदा इलेक्शन होगा ना, वो इसी बुनियाद पर होगा इंशाल्लाह ताला। आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे। आप ठीक है, जो शौकत बसरा साहब ने बात की कि इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन जब इलेक्शन होंगे तो जो अवामी अदालत होगी ना, उसमें मुश्किल है। अभी भी आपने ज़मनी इलेक्शन देखे हैं पंजाब में, गो कि इन्होंने जीत भी लिए हैं, लेकिन जिस मार्जिन से इन्होंने जीते हैं ना, इससे अंदाजा आप कर सकती हैं कि तमाम तर मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद अगर आप 1000, 2000 या 500 पे आप जीतते हैं तो वो जीतती होती है। वो तो जब हकीकी इलेक्शन आएगा फिर पता चलेगा। हम तो देखें, इस मुल्क के अंदर दो इश्यूज हैं, दोनों को हमने सामने लेकर आ गए कि इस मुल्क के अंदर धांधली होती है, इस मुल्क के अंदर करप्शन होती है। इन दोनों पे काबू नहीं पाएंगे, ये वेलफेयर स्टेट बन ही नहीं सकता, न ये डेमोक्रेसी आ सकती है। तो अवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने एक डेमोक्रेटिक मुल्क को बनाना है, लाना है या नहीं, इस सिस्टम को नहीं करना है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम जो हमेशा डेमोक्रेसी को पसंद भी किया, डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानियां भी दी है। रमेश कुमार साहब से जानूंगी कि आखिरकार जिस तरह से शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि पनामा के मामले पर 2018 के इंतखाबात जो हैं वो बड़े असरअंदाज होंगे, क्योंकि पनामा के मामले पर बच्चा मीडिया के थ्रू ये बात जान चुका है कि आखिरकार मामला क्या है, और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हैं कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। तमाम चीजों पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर कहेंगे खुशामदी। रमेश कुमार साहब, जैसे जाने से पहले शौकत यूसुफजई साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे कि 2018 के इंतखाबात जो हैं उससे पहले पनामा के मामले पर सबकी नजरें लगी हुई हैं और ज़िमनी इंतखाबात का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन आप समझते हैं कि अगर फैसला आ जाता है तो आपका मैंडेट डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? 2018 के इंतखाबात क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, सभी जान मारे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब में पंजे गाड़ने जा रही है, दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में है। रमशा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इनको एक टॉपिक मिला था, पीपल्स पार्टी वाले बहुत समझदार लोग हैं, उन्होंने देखा कि ये पनामा का जो इशू है ये हक और सच के ऊपर नहीं है, इस वजह से हम इसके ऊपर सियासत करें,
मगर ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सच और झूठ का पता चल जाएगा और मियां साहब सच्चा है और वो आज़ाद हो जाएंगे और ये हमें फिर सियासत करने के लिए टॉपिक नहीं मिलेगा। ये इमरान खान को ये चीज़ समझ में नहीं आई। वो यहाँ पे इसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास प्रूफ है, ये है। अब इसका दिमाग समझ में आ गई है इनको कि भाई मैं दिसंबर 2016 की इलेक्शन की बातें करता था। फिर इमरान खान ने कहा कि एक और कतरी शहजादा आने वाला है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप लोगों को? कोई खबर है किसी कतरी शहजादे की? एक मिनट मैं उसके ऊपर आता हूं। और 2016 की इलेक्शन की बात करता था, फिर 2017 की इलेक्शन की बात करता है। आज नहीं 3 दिन से ये दोबारा वही सारे लोग इनके बात कर रहे हैं कि 2018 इलेक्शन में हम जाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज, नईम बुखारी, उसने इनको कहा कि भाई 3 तारीख से आप मुझे रोजाना कह रहे हो हम प्रूफ दे रहे हैं। आपने मीडिया को तो पागल बना दिया कि मीडिया को कह दिया हम ये प्रूफ दे रहे हैं। आप कोर्ट के लिए मुझे प्रूफ नहीं दे रहे हो। मैं रोजाना आर्ग्यूमेंट दे दे के मेरी टांगें थक गई है। आखिरकार नईम बुखारी ने एक दिन कह दिया कि भाई वकील नहीं हारता है, वकील हारता है। और ये मेरा केस असल में नहीं था, हामिद खान का केस था। अब इनके दिल को पता चल गया है कि इस चीज में लेकिन रमेश कुमार साहब अभी तक जहां तक कार्रवाई पहुंची है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए हैं और जो दस्तावेजात वो फराहम कर सकते थे वो तमाम दस्तावेजात वो फराहम कर चुके हैं। शौकत यूसुफजई साहब, क्या वाकई ऐसा ही है? नहीं, अभी तक जो इन्होंने जो प्रूफ करने थे हाथी मौजूद है, अब हाथी को साबित करने भी ये साबित नहीं कर सके हैं। अभी एक मिनट जी, एक मिनट मेहरबानी करें। देखिए साबित क्या करना है अभी आप मुझे बताएं। इतना बड़ा सबूत मौजूद है कि जो अपार्टमेंट्स का जिक्र हो रहा है वो अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, सारा उनका जिक्र मौजूद है, उनके बाप बेटों के बच्चों के सबके बयानात मौजूद हैं। अब इसके बाद अब बीबीसी तो हमारी नहीं है ना भाई कि बीबीसी को भी हमने कहा कि बना के रिपोर्ट पेश कर दें। यानी बीबीसी एक इंडिपेंडेंट इदारा है यार, और उसने भी कह दिया कि जी ये सारी चीजें 90 की दहाई में हुई है, 2006 में नहीं हुई है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये कह रहे हैं कि जी ये जजों को मुतमईन नहीं कर सके। तो जजों को तो हम मुतमईन नहीं कर सकते। जजों को तो जो वकला हैं वो मुतमईन करते हैं और दलाइल से करते हैं, और दलाइल मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं। जजेस इस पाकिस्तान के लोग हैं, इंसान है, इसी पाकिस्तान के बाशिंदे। बिल्कुल। अच्छा बसरा साहब, एक और बड़ी वैलिड बात है और जो बात ये है कि हम अगर ICIG का जिक्र करें जिसने के थ्रू पनामा पेपर्स का मामला आया, फिर अभी बीबीसी की अगर बात करें तो ये तमाम बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो कि बड़े क्रेडिबल इदारे माने जाते हैं। उनकी जानिब से रिपोर्ट शेयर की जा रही है, पेपर शेयर किए जा रहे हैं। तो आखिरकार हो क्या रहा है? बैनुल-अक़वामी साजिश तो नहीं है, क्या है? और अगर आ गए हैं ये पेपर्स तो उस पर फिर पाकिस्तान में ही सिर्फ इतना टाइम क्यों लग रहा है क्लैरिफिकेशन आने के लिए? हमने देखा कि दीगर मुमालिक में जहां जहां इल्जामात लगाए गए वहां वहां जस्टिफिकेशन भी हुई और जिन्होंने मुस्ताफी होना था वो मुस्ताफी भी हुए। करप्शन के ऊपर जिनके ऊपर इल्जामात लगे उनके खिलाफ मुकदमे भी चल चुके और खत्म भी हो चुके। यहाँ तो मामला तवील तर होता जा रहा है। तवील तर इसीलिए होता जा रहा है ना कि ये केस मियां साबान के खिलाफ है, ये मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, ये उनके बच्चों के खिलाफ है, इसलिए तो लंबा हो रहा है। अच्छा अभी आपने चीफ जस्टिस रमेश कुमार साहब की गुफ्तगू सुनी है ना, कह रहे हैं कि जी जब क्लीन चिट मिलेगी मियां साहब को, आपको यही तो हम कहते थे अपने भाई इमरान खान को और यूसुफजई साहब को कि खुदारा जिस तरह आप धांधली में इनके खिलाफ गए थे और पूरा पाकिस्तान कह रहा था धांधली आरोज का इलेक्शन है, इफ्तिखार चौधरी जलसों को खिताब कर रहा था, क्या हुआ? वहां से क्लीन चिट मिली। अब फिर क्लीन चिट मिलेगी इनको और क्लीन चिट के बाद बिल्कुल इस तरह जैसे लॉन्ड्री से ये नहा धो के आए हैं, कहेंगे देखें जी हमें तो अदालत ने कह दिया। बात यह है रमशा कि ऐसा मामला मैं जो पहले कहा था कि बीबीसी के खिलाफ ये जाए ना, सू करें, ये पनामा के खिलाफ सू करें। अच्छा उनके खिलाफ तो ये जाते नहीं है, चैनलों पे बैठकर अदालतों को बाहर खड़े होकर इनका एक ही काम है कि ये सबको गालियां दे रहे हैं। और अच्छा पूरे पाकिस्तान में अदालतों के बाहर मुकदमे लड़े। रमेश कुमार साहब क्यों सू नहीं करते? ICIG को सू करें, आप उमर चीमा साहब को सू करें जो कि पाकिस्तान में उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, बीबीसी को सू करें, क्या उस रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे आप लोग? पहली चीज ये कि मैंने भाई मेरे शौकत बसरा साहब, जुडिशरी एक ऑनरेबल जज साहिबान के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत है। एक तो सब जुडिशियल मैटर के ऊपर बहुत टेक्निकली तरीके से बात करनी चाहिए
और ऐसे आप इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई मियाँ साहब के खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं कि भाई हमें पहले ही पता था कि जुडिशरी मतलब जज के ऊपर आप जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। एक तो ये चीज़ गलत है। दूसरी चीज़ ये, जो हमारे खिलाफ इमरान खान ने, हम हमेशा पॉजिटिव, मुझे बताएं कि मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इतने अरसे में 3.5 सालों में इमरान खान, ओ मियाँ साहब, पता नहीं क्या क्या बातें की है, मगर कभी भी मियाँ साहब की तरफ से कोई ऐसी एब्यूज लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई। इवन उसको जवाब दिया गया कि भाई आप ये करोगे, मैं आपको तरक्की के जरिए जवाब दूंगा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया रमेश कुमार साहब। मैंने सवाल किया कि आप ICIJ बीबीसी को सू करेंगे, इसकी रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे? आप मियाँ साहब ने अपने नौकर रखे हुए हैं ना इस काम के लिए। देखिए उनकी रमेश कुमार साहब शौकत भाई अभी फिर दोबारा आप पटड़ी से हट रहे हो। पटड़ी नहीं पटड़ी से फिर दोबारा आप हट रहे हो। पहली चीज ये कि देखिए सू का जो मामला है, हर चीज के अंदर सू नहीं। अगर किसी के ऊपर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, सारा दिन मीडिया के ऊपर जो एक प्रोग्राम चलता है, जो पता नहीं एक आपका एक मज़ाया प्रोग्राम भी होता है, उसके अंदर तो पता नहीं आप क्या स्टेचू बना के जो है वो झूठे लीडर बना के आप करते हो। मैं समझता हूँ आजादी राय है। नहीं रमेश कुमार साहब, ये पनामा पेपर्स का मामला, ये बीबीसी की रिपोर्ट कोई छोटी बात तो नहीं है ना। पूरी दुनिया में तहलका मच गया इन रिपोर्ट्स के आने के बाद, करप्शन के इल्जामात लगे। आप इसे छोटी रिपोर्ट कहते हैं, आप इसे छोटा मामला कहते हैं। मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दी आपने। अगर बात ठीक है तो आप उसे क्लियर कर दें, जब हम सारी चीजें साबित करेंगे ना, आपको क्लियर करें और बाहर निकले सजाब से। पूरी कौम मुस्तरब है, देखना चाहती है आखिरकार क्या हो रहा है। ये कोर्ट के मैं आपको बताऊं, कोर्ट के मसले हल होने के बाद आप देखेंगे कि उन चीजों के ऊपर भी जाएंगे कि किसने क्या कुछ किया था, कितना जो है वो कपड़े के ऊपर दाग लगाने की कोशिश की थी, वो सारी चीजें देखेंगे। मगर पहली चीज, हमें 2018 की इलेक्शन है कि उसके लिए हम अपनी गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दें, और दूसरा सब जुडिशियल जब तक मैटर है तब तक हम अभी इसी किस्म की धमकियां नहीं दें कि लोग ये नहीं समझे कि भाई इस किस्म की हुकूमत का फायदा ले रहे हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जितने हमारे दोस्त नून लीग के आते हैं ना चैनल्स पे, हम प्रोग्राम करते हैं, जब प्रोग्राम खत्म होता है तो पता क्या कहते हैं, कहते हैं लुट के खा के मियाँ साहब तो झूठ बोलने वास्ते सानू रखे है। यानी कि मैं भाइयों को क्या कहूं, यानी कि वो बेचारों की मजबूरी है, उन्होंने कल टिकट्स भी लेने हैं, वजीर भी बनना है, और रमेश तो मेरा बड़ा प्यारा मासूम और सादा भाई है। अगर इनको ये पता होता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ होना है, तो आपको याद है कि गुंडे भरकर ले जाए गए यहां से, लाहौर से वैगनों बसों में उनको पंजाब हाउस में ठहराया गया, और सुप्रीम कोर्ट पर अगर किसी ने हमला किया आज तक, तो वो माशाल्लाह एजाज मियाँ साहब को हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और जजेस ने बाथरूमों में जाके जाने बचाई। ये तारीख में, हम तो नहीं कह रहे तख्तियां उसकी उखेड़ ली गई सुप्रीम कोर्ट की। बात सिर्फ इतनी है, ये 2+2 का केस था, ओपन एंड शट केस है, इतराफे जुर्म आप कर चुके हैं, माल मसरूका बरामद होना है। मियाँ साहब लहरा कर कहते रहे पार्लियामेंट के अंदर, ये है मेरे पास सबूत। अच्छा, जब वकील गया वहां अदालत में, उसने क्या कहा, वो मियाँ साहब की तो सियासी तकरीर थी। इसका मतलब है सियासत झूठ का नाम है, सियासत फ्रॉड का नाम है, ये कारोबारी टोला है, सियासत को उन्होंने कारोबार बना दिया है। सियासत एक इबादत थी। यहां पे आज 8 महीने हो गए हैं, यानी कि आप ये देखें कि 8 महीने लगातार एक ही बात को, माजी में क्या हुआ, पकौड़ों और समोसों पे सुओ मोटो लिया जाता रहा। मियाँ साहबान आपको इनका देखना, डाउन लीक्स वाला वाकया आया, क्या हो गया, इतने आर्टिकल लिखवाया गया, सब कुछ हुआ। अच्छा, मॉडल टाउन का वाकया, 15 लोग कत्ल होते हैं, 100 लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, किधर है बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट? यानी कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मुझे खुदा पे यकीन है, देर है, तो यानी कई रिपोर्ट्स आई, कई मामला उठाए गए, लेकिन नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा रहे। शौकत यूसुफ, ब्रेक के बाद में वापस आऊंगी तो जरूर जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार कि कहीं पनामा के मामले को भी इसी तरह से नेग्लेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा, जिस तरह से बसरा साहब ने निशानदेही की कि डॉन लीक्स के मामले पर, मॉडल टाउन केस के मामले पर डिले टैक्टिक्स और टाइम टैक्टिक्स जो है वो टाइम गेनिंग टैक्टिक्स का मुलाजा किया जाता रहा। और दूसरी जानिब सिराजुल हक साहब ने जिस तरह से मुतालबा किया है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत में पेश हो, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये चाहेगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आकर अदालत में पेश हो और वो जवाब दे? इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। बात हम कर रहे थे हुकूमत की जानिब से, जिस तरह से हमने कई वाकयात देखे, डॉन लीक्स का मामला आया, इतनी ज्यादा हाइप दी गई और हमने देखा कि परवेज रशीद साहब को भी घर भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद आखिरकार हुआ क्या? फिर अगर मॉडल टाउन आने की बात की जाए, धरना दिया गया था तारुल कादिर की जानिब से, उनकी जमात की जानिब से बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई फैसला हतमी तौर पर सामने नहीं आया। तो शौकत यूसुफजई साहब, क्या पनामा के मामले पर भी हुकूमत की जानिब से जो डिले टैक्टिक्स का मुजाहरा किया जाता रहा, 8.5 माह इस बात को गुजर चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इलेक्शन आ जाएगा 2018 का और हम मुंतजिर ही रह जाएंगे? शौकत साहब, देखिए, हुकूमत की तरफ से तो बड़ी कोशिश की गई कि इस मसले को सर्दखाने में डाल दिया जाए, लेकिन नहीं कर सके। पूरी कोशिशों के बावजूद भी अगर आप देखें तो आज भी पनामा केस जिंदा है और उससे ज्यादा जोर शोर के साथ है। बल्कि अब तो जितने लिंगरान होगा, हर आदमी, हर बच्चे की समझ में आ रहा है कि पनामा है क्या चीज। अब समझने लगे हैं लोग कि पनामा वो चीज है जिससे पाकिस्तान कमजोर हुआ है, ख्वार हुआ है, माशी तौर पे कमजोर हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन इनके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। आप देखेंगे पाकिस्तान के लोग बड़े बाशऊर लोग हैं अब, और कुछ जो बेचारे अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, आज इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि एक और कतरी शरादा आने वाला है, एक और खत आने वाला है। क्या खबरें उनके पास, क्या होगा उस खत में, क्या होने जा रहा है, कुछ हमसे भी शेयर कीजिए। मुझे तो नहीं पता है कतरी शहजादे के खत का, लेकिन देखिए अब कहा कि अब एक चीज सामने है लेकिन अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे तो लगता है इंशाअल्लाह ताला, देखिए अवाम को पता चल गया है। अब फैसला अवाम नहीं करना है, अदालत में फैसला करे या ना करे, लेकिन अवाम जरूर फैसला करेंगे। उनको पता चल गया है बीबीसी हमारे कंट्रोल में नहीं है, पनामा केस लाने वाले हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक चीज जो हम अरसद दराज से इमरान खान कह रहे थे कि इस मुल्क के अंदर करप्शन है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अब तो वो चीजें सामने आ गई कि इस मुल्क को लूटा गया है बेदर्दी के साथ। कहाँ लूटा गया, क्या बनाया गया, इस सबको पता चल गया। लोगों ने फ्लैट्स खरीदे, मेफेयर फ्लैट्स इतने महंगे महंगे, आपको पता है लंदन में एक इंसान कोई अपना घर नहीं ले सकता है, महंगे तरीन फ्लैट्स, और इतनी छोटी उम्र के लोगों ने। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि मुझे तो समझ नहीं आता है कि इसके बाद कौन से सबूत चाहिए। जिस तरह से सिराजुल हक साहब ने मुतालबा किया कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत में आए और वजाहत पेश करें, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऐसा मुतालबा करती है, या आप चाहते हैं कि आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए अदालत में और क्लियर करें, खुद को वजाहत पेश करें? देखिए, ये तो हमारे वकील बता सकते हैं कि ये बात ठीक है या ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन जो स्पीच उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की, और जो हमें सबक पढ़ाया जाता है कि जो बात करनी है पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है। जब पार्लियामेंट में स्पीच हो गई तो जिस तरह शौकत बसरा ने कहा कि उसके बाद जब वो अदालत में पेश है तो उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट की स्पीच तो सियासी स्पीच थी। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन से इदारे को मानेंगे, पार्लियामेंट को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, किस इदारे को मानेंगे? अगर पार्लियामेंट की स्पीच को आप कहते हैं, ठीक है, आप पार्लियामेंट की स्पीच को ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में जो स्पीच दी गई वो मुकम्मल नहीं थी और उसमें जो बातें की गई वो इतनी ज्यादा वजाहत से नहीं की गई। उसके बाद हमने जो दोबारा से बयान दिए और जो डॉक्यूमेंट जमा कराया उसमें तमाम वजाहत मौजूद है। तो पार्लियामेंट एक ऐसी जगह थी जहां पर अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लिया जा सकता था। पनामा के मामले पर अगर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आते पार्लियामेंट के अंदर, इमरान खान साहब को भी बुलाते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी होती, तो वहां पर यह मामला आराम से क्लियर कर देते, बात इतनी तवील होती ही ना। जब आदमी की सियासत का मोटिव ही जो है इनका एक ही हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तो मियां साहब कितनी भी 2 घंटे की भी इनको ब्रीफिंग देते ना, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी चीज़ें दे रहा है मगर ये इनके ऊपर सियासत कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट फेवर में बयान इनके, अगर कोई बात करती है, कोई ऐसी स्टेटमेंट देती है इनके लिए सही होती है, अगर कोई फेवर में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती है तो फिर यही जलसे के अंदर शामन कुरैशी साहब कह देते हैं कि भाई लोधरा के जलसे में कि देखो ये अवाम की राय के मुताबिक फैसला आना चाहिए, या शेख रशीद बाहर आके कह देते हैं कि फैसला अगर नहीं आया हमारे फेवर में तो सिविल वार लग सकती है। मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन भी अगर इनकी फेवर में कोई रिजल्ट है तो ठीक है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन भी गलत है। ये थोड़ा सा 2018 का वक्त भी आएगा जब ये अवाम को भी कहेंगे। अब अभी भी अवाम को कह रहे हैं कि भाई अवाम ने नहीं दिया, मगर 2018 के इलेक्शन में जब दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अवाम इलेक्ट करेगी
तब इनको जो है वो आएगा कि भाई अवाम के लिए ये पाकिस्तान की अवाम ही ऐसी है। बात सिंपल में ये है। दूसरी जो आपने बात की मियाँ साहब को बुलाने का, देखिए जब या आदमी इन पर्सन पेश होता है या उनके वकला पेश होते हैं, उनके जब वकला पेश होते हैं तो उनके बियाफ पे वही सारे स्टेटमेंट देते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट पावर जरूर रखती है कि इन पर्सन का हल कर सकती है, मगर उनकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट होती है वो वकला वहां पे देते हैं। सिराज लक साहब की ऐसी स्टेटमेंट दे देना वो मीडिया के ऊपर दिखाने के लिए कि मैंने ये बात कर दी है, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि जब मेरी जरूरत होगी मैं बात कर दी कि सिराज लक साहब रहेंगे, मैं इस मामले पर पेश रहूंगा। तो एक्सपेक्टेशन थी ना कि वज़ीर आज़म अभी भी कहते हैं बिल्कुल पेश रहेंगे। अगर करेंगे इस मामले पर। रमेश भाई हम कह रहे हैं कि आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी इन पर्सन बुलाने के लिए, अभी तो वकला जो है वो हमारे पेश हो रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी टाइम बुलाया गया हम एहतराम करेंगे। हम नहीं ये कंधों के ऊपर वजन लेके जाते हैं। जो कहता है ना शौकत साहब कि हमने बुलाने नहीं दिया, आपने बुलाने नहीं दिया, आपने तो बुला दिया, 9 महीने गुजार दिए, मगर हमने कहा नहीं, हम इस कंधे के ऊपर ये वजन नहीं लेके जाते हैं। जब हम नीट क्लीन है, हमारा कपड़ा साफ है तो वो साफ ही रहेगा। रमेश कुमार साहब बात कर रहे हैं कि इन्होंने बुलाने नहीं दिया, साफ होता है, सच होता है। आप ये बताइए, अगर ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर इल्जामात के बावजूद और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचता तो कहाँ गया था पनामा? जी बसरा साहब, मैं एक बात बताऊं रमशा, देखें बात ये है, मैं बड़ी मुश्किल से ऐसी कंट्रोल करके बैठा हुआ था जब हमारा भाई वजाहतें और वो उनको डिफेंड कर रहा था, उसको डिफेंड हो नहीं रहा उनसे। क्या करें? 5 मिनट कंट्रोल और करो। 1 मिनट, 5 मिनट कंट्रोल करो। रमेश भाई 1 मिनट जरा। अच्छा, गुजारिश ये है रमशा, मुझे ये नहीं समझ आती कि हम कितने लोग सादा हैं यार, यानी आप इतनी सादा नहीं है जितनी सादा बनने की कोशिश कर रही है। मुझे थोड़ा सा, मैं आपको बात बताऊं, असगर खान का एक केस आया था, मैं तो आम आवाम को समझने की कोशिश कर रही हूं कि होगा क्या। असगर खान का एक केस आया था, IGI बनाई गई, फौज से पैसे लिए गए, सारे एंकर में आज टॉप पे है, शादी नहीं है। 1 मिनट, मियां नवाज शरीफ ने तस्लीम किया हमने फौज से पैसे लिए हैं, क्या बना उस केस का? अच्छा, मैं हिस्ट्री नहीं खोलो, अच्छा सबर तो कर ले यार प्लीज रमेश। अच्छा, दूसरी बात, राना मशहूद वीडियो कैसेट्स पड़ी हैं, पैसे लेता हुआ पकड़ा गया, क्या बना उस केस का? छोटू गैंग किधर गया? इतना जोर शोर था कि छोटू गैंग के पास रॉकेट लॉन्चर निकले, पता नहीं क्या क्या निकला है। अच्छा, उसके बाद यहां पर रेंजर्स ने इजाजत मांगी कि हमने ऑपरेशन करना है, कहां गई वो आपकी समरी और कहां गई रेंजर्स? पिछले दिनों जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं नौजवानों से खिताब करने, तो जवानों ने 2 सवाल किए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उन्हें क्या बताइए कि कहां गया डॉन लीक्स के वाकया, कहां गए डॉन लीक्स के मुलजम? बात सुने रमशा, मियां साबान एक माफिया का नाम है, ये इनको अवाम मुंतखब नहीं करते। शौकत यूसुफजई साहब की बात से मैं मुकम्मल डिसएग्री करता हूं। वो कहते हैं कि अवाम फैसला करेंगे, और भाई जब हमारी बारी आए, हमारे वजीर आजम को आप उल्टा लटका दे और जुडिशियल मर्डर कर दें उनका, और बाद में कहें कि जी वो अच्छा, रमेश कुमार साहब इतने केसेस का जिक्र कर दिया, बसरा साहब ने कहा गए वो हम भी मुंतज़िर थे उन तमाम केसेस के लिए कि आ जाता, मामला खत्म हो जाता। कई केसेस है रमशा, मेरी बात मुकम्मल। बसरा साहब क्विकली कर लीजिएगा, रमशा बात ये है कि ये बसरा साहब की जो कैसेट है ना, ये बसरा साहब की कैसेट, ये कैसेट हमेशा चलती रहती है। बात यह है कि इन इश्यूज को ये बुनियाद बना के करते हैं सियासत। कभी ग्लू बट का नाम ले लेते हैं, कभी मॉडल टाउन का नाम। जब आदमी सच के ऊपर होता है ना, मतलब ये इसने किसी को नहीं छोड़ा, नहीं लाहौर हाई कोर्ट को छोड़ा, नहीं सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा, नहीं इदारों को छोड़ा, नहीं फौज को छोड़ा। मतलब हम पाकिस्तान के अंदर इतना मजबूत है कि हमारे साथ कोई कंफ्लिक्ट में नहीं आ सकता। भाई अगर इतना ही मजबूत है तो फिर आप भी हार मान के चुपचाप जाके घर जाके बैठ जाओ, फिर आप हमसे क्यों लड़ते हो? रमशा, बात सिंपल में ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, ये हक हमारी डेमोक्रेसी में हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। तभी तो एहतसाब और इंसाफ की डिमांड हो रही है ना, यही तो डेमोक्रेसी का हुस्न है, और क्या है? सारा मामला तो यही है। जी शौकत यूसुफजई साहब, कह दूं, ये डेमोक्रेसी जिसकी बात रमेश कर रहे हैं ना, जी जरूर, ये आफ शरीफ है, बाई शरीफ है, फार शरीफ है। मरियम नवाज ने क्या ट्वीट किया था जब जनरल राहील शरीफ और चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उन्होंने क्या तूफान टल गया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही था ना। ठीक है यूसुफजई साहब, योर फाइनल कमेंट क्या होने जा रहा है? कब तक कहानी सामने आती दिखाई दे रही है आपको? क्विकली प्लीज यूसुफजई साहब। देखिए, हम तो देखिए हमारी स्ट्रगल आवाम के सामने है। इमरान खान बेचारे ने शुरू दिन से लेके
आज तक 2 इश्यूज को उठा के चला है, बड़े इल्जामात लगे, यू टर्न लिया, प्लान लिया, लेकिन कभी भी वो इन 2 इल्जामात से पीछे नहीं हटे। हमेशा उन्होंने कहा कि करप्शन, धांधली, और हमेशा उन्होंने इल्जाम लगाया कि मियां साहब ने, ये कहते हैं मियां साहब का नाम लेते हैं, उन्होंने ये कहा कि पैसे लूटा गया है और ये इसमें मुलविस रहे हैं, और कभी उस चीज से वो वापस नहीं हुए। तो कहने का मकसद ये कि हमने आवाम को एक एजुकेशन देनी थी, दे दी है काफी हद तक। अल्लाह के फजल करम से अवाम में ये शऊर आ चुका है कि जो ऑपोजिशन जमातों ने दे दी है और अब उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, तक पहुंच चुका है। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जमी है कि आखिरकार इस मामले का और इस केस का फैसला कब आएगा और फैसला क्या आएगा। गुज़िश्ता बीबीसी की रिपोर्ट आने के बाद जो तहलका खेल इंकशाफात है और पनामा केस में एक और जो वैल्यू एडिशन हो गया, अब इस पर क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को कंसीडर करती है नहीं करने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया, मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद है रमेश कुमार साहब, शौकत यूसुफजई साहब और शौकत बसरा साहब ने हमें वक्त दिया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।